बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ वसीम अब्बास विद टेक्रोइड। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है स्मार्टफोन बाय गाइड, यानी कि हम डिस्कस करेंगे कि आपको एक स्मार्टफोन ख़रीदते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बेसिकली एक स्मार्टफोन को ख़रीदते हुए आपको 5 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसमें जो हमारे पास नंबर 1 आती है वो है डिज़ाइन, नंबर 2 है डिस्प्ले, नंबर 3 है परफॉर्मेंस, नंबर 4 है कैमरा और नंबर 5 है बैटरी लाइफ। तो अब हम इन पांचों चीज़ों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम डिज़ाइन पे। आप जब भी कोई मोबाइल देखते हैं या लेने जाते हैं तो आपको ये सबसे पहली कोशिश होती है कि आपको एक अच्छा डिज़ाइन मिले, क्योंकि आप किसी को भी मोबाइल दिखाएंगे तो आज सबसे पहली चीज़ जो नोटिसेबल होगी वो स्मार्टफोन का डिज़ाइन होगा। ना सिर्फ स्मार्टफोन का बल्कि आप कोई भी चीज़ देखते हैं अपने इर्द गिर्द तो सबसे पहले आपकी उसकी लुक एंड फील ही का पता चलता है। उससे ही आप उस चीज़ का जायज़ा लगाते हैं कि आया कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं, क्योंकि अगर वो आपको देखने में ही चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप कभी भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे। तो आप जब भी स्मार्टफोन ख़रीद रहे हो तो आपको डिज़ाइन का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये ना हो कि आप ऐसा स्मार्टफोन ले आएँ कि जिसका डिज़ाइन बहुत ही बुरा हो, यानी कि दूसरा देखने वाला ये कहे कि भाई ये क्या है, इससे बेहतर तो ये मेरे पास है, कम से कम इसकी शक्ल तो अच्छी है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है डिस्प्ले। अब देखते हैं कि स्मार्टफोन में हम सबसे ज़्यादा जो इंटरेक्शन करते हैं वो हमारे पास होता है उसका डिस्प्ले, क्योंकि जो भी कंटेंट होता है देखने हैं हमने या उस स्मार्टफोन को ऑपरेट करना है तो वो सारा ही डिस्प्ले के ज़रिए हमने करना है। स्मार्टफोन के डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी मैटर करती है। हमारे पास डिस्प्ले की मेनली 2 टाइप्स हैं जो स्मार्टफोन्स में आती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आती है LCD और नंबर 2 पे है हमारे पास AMOLED डिस्प्लेस। LCD डिस्प्लेस नॉर्मली हमारे पास जो सस्ते और बजट फ़ोन्स आते हैं उनमें हमारे पास LCD डिस्प्ले ही आता है, और जो हमारे पास थोड़े से एक्सपेंसिव मिड रेंजर्स और फ्लैगशिप डिवाइसेस होती हैं उनमें हमारे पास AMOLED डिस्प्ले आता है। इन दोनों डिस्प्ले में बेसिकली फ़र्क है टेक्नोलॉजी का। LCD है उसमें जो हमारा डिस्प्ले होता है उसके तमाम पिक्सल को एक बैकलाइट का सोर्स मिल रहा होता है जो कि उन पिक्सल्स को लाइट फ्राहम करता है, जबकि हमारे पास जो AMOLED पैनल होते हैं उनमें हमारे पास इंडिविजुअल पिक्सल्स की अपनी लाइट होती है। वो हर पिक्सल अपनी लाइट खुद जनरेट भी कर सकता है और उसे ऑफ भी कर सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी की फ़र्क की वजह से हमें दोनों डिस्प्लेस की क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क मिलता है। हमारे पास जो LCD डिस्प्लेस होते हैं उसमें हमारे पास जो ब्लैक होता है और वाइट होता है उसमें जो फ़र्क होता है उसको हम कंट्रास्ट रेशियो कहते हैं, वो काफ़ी कम होती है। हमें जो ब्लैक कलर है ख़ुसूसी तौर पे वो हमें फुल ब्लैक नज़र नहीं आता, वो हमें ग्रेइश टिंट देता है कि ये हमें जो थोड़ा सा ग्रे लग रहा है जो ब्लैक कलर होता है। जबकि हम AMOLED पैनल को देखते हैं तो उसमें हमारे पास जो ब्लैक होता है वह ट्रूली ब्लैक होता है, क्योंकि उसकी जो AMOLED पैनल की कंट्रास्ट रेशियो होती है वो इन्फिनिट होती है। और ना सिर्फ कंट्रास्ट रेशियो का फ़र्क होता है जो कि इसको ब्लैक को ब्लैक और वाइट को वाइट बनाता है, बल्कि इसके ज़रिए हमें जो ट्रू कलर्स होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो आप जब भी स्मार्टफोन ख़रीदने जाएं तो आप ये देखें कि आपका जो डिस्प्ले है वो AMOLED है या LCD है। ये नहीं है कि LCD बहुत बुरा है और AMOLED बहुत अच्छा है। ये आप बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक AMOLED पैनल की क्वालिटी एक LCD पैनल से कम भी हो सकती है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि वो डिस्प्ले पे कितने पैसे खर्च रहा है। उसके बाद आ जाता है डिस्प्लेस का रिफ़्रेश रेट। रिफ़्रेश रेट बेसिकली वो इस चीज़ को कहते हैं कि आपका जो डिस्प्ले है उसके पिक्सल्स हैं वो 1 सेकंड में कितनी मरतबा रिफ़्रेश होते हैं।
हमें जो नॉर्मल आज से तकरीबन यानी कि साल पहले तक जो हर स्मार्टफोन पर ही तकरीबन 60 हर्ट्ज़ का पैनल देखने को मिलता था, जिसका मतलब ये था कि 1 सेकंड में हमारा जो पिक्सल था वो 60 टाइम्स रिफ़्रेश करता था, जबकि हमें अब 90 हर्ट्ज़ के पैनल्स, 120 हर्ट्ज़, इवन के 144 हर्ट्ज़ के पैनल भी देखने को मिल रहे हैं मार्केट में। तो ये जो रिफ़्रेश रेट है वो आपके डिस्प्ले की स्मूथनेस को भी कहा जाता है कि आप जब भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं मेन्यूज़ को या गेम वगैरह खेल रहे होते हैं तो आपको डिस्प्ले में एक स्मूथनेस फील होती है कि आपका डिस्प्ले हाईली स्मूथ है, ना कि वो आपको जो फ्रेम्स हैं वो ड्रॉप होते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे आ जाती है परफॉर्मेंस। अब जो स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे इन्हिसार कर रही होती है। उनमें सबसे जो मेजर फैक्टर होता है वो उसका प्रोसेसर यानी कि SoC होता है, जिसको हम यानी कि स्मार्टफोन का मेन कंपोनेंट कह सकते हैं कि जो स्मार्टफोन की प्राइस है वो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो उसके प्रोसेसर का होता है। अगर तो स्मार्टफोन का प्रोसेसर अच्छा है तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी, अगर तो उसका प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। प्रोसेसर के साथ साथ आपको रैम भी जो परफॉर्मेंस में है वो भी किरदार अदा करती है। मिसाल के तौर पे अगर आपके स्मार्टफोन में आजकल के दौर में 2 GB रैम है तो वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा, क्योंकि आजकल की जो ज़्यादातर ऐप्स हैं वो हैवी और हाई डिमांडिंग ऐप्स हैं, उनको ज़्यादा रैम की ज़रूरत होती है। और रैम की भी आगे कई किस्में हैं, LPDDR3 भी आती है, LPDDR4X भी आती है, LPDDR4 भी आती है और LPDDR5 भी आती है। तो जिस तरह ये नंबर बढ़ता जाता है, मिसाल के तौर पे LPDDR3 से LPDDR4 ज़्यादा अच्छी होगी और LPDDR4 से LPDDR4X ज़्यादा अच्छी होगी, और इसी तरह LPDDR4X से LPDDR5 अच्छी होगी। और ये जो रैम है ना सिर्फ इससे स्पीड में फ़र्क पड़ता है, बल्कि ये जो जिस तरह नंबर बढ़ता जाता है ये रैम की जो एफिशिएंसी होती है वो भी बढ़ती जाती है, यानी कि वो रैम कम पावर जो हमारी बैटरी की है वो कंज्यूम करती है। तो आजकल के दौर में जो हमारे लिए ऑप्टिमम रैम का लेवल है वो मिनिमम 6 to 8 GB रैम्स है, यानी कि अगर आप जो स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं उसमें 6 या 8 GB रैम है तो वो मोर दैन इनफ है। हाँ, अलबत्ता आजकल 12 GB 16 GB भी रैम आ रही है, लेकिन वो ओवरकिल है। वो फ्लैगशिप डिवाइसेस के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो नॉर्मली मिड रेंज डिवाइसेस होती हैं या इवन के फ्लैगशिप्स भी, तो आपको 8 GB से ज़्यादा रैम की नॉर्मली ज़रूरत ही नहीं। हाँ, अलबत्ता फ्यूचर में हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह ऐप्स हैवी होती जा रही हैं तो मे भी हमें फ्यूचर में ज़्यादा रैम की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अब हम प्रोसेसर को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोसेसर परफॉर्मेंस पे कैसे इम्पेक्ट करता है। देखें जी, जो आपका है प्रोसेसर वो आपके स्मार्टफोन का मेन कंपोनेंट है। आपके स्मार्टफोन्स में जितनी भी ऑपरेशंस हैं वो सारे ही प्रोसेसर ही परफॉर्म करता है। अब जो स्मार्टफोन का प्रोसेसर है वो जो हमारे पास कंप्यूटर्स वाले प्रोसेसर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि कंप्यूटर के प्रोसेसर में हमारे पास वो CPU यूनिट अलहदा होता है, GPU अलहदा होता है, और वाईफाई और ब्लूटूथ और दूसरी जो चीज़ें हैं वो अलहदा मदरबोर्ड पे बेक्ड इन होती हैं। जबकि हमारे पास ये जो मोबाइल का प्रोसेसर होता है ये बेसिकली ये एक ही यूनिट होता है, जिसमें हमारे पास CPU, GPU, ब्लूटूथ और वाईफाई ये चारों चीज़ें एक ही यानी कि डाई पे बनी होती हैं। तो इसलिए इसको सिस्टम ऑन अ चिप भी कहते हैं, SoC। तो जो हमारे पास स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर बनाने वाली मेनली 2 कंपनीज़ हैं, क्वालकॉम और दूसरी है मीडियाटेक। ये वो कंपनीज़ हैं जो कि अपने प्रोसेसर तो बनाती हैं लेकिन अपने स्मार्टफोन्स नहीं बनाती। हमें ज़्यादातर कंपनीज़ में यही दोनों प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ कंपनीज़ हैं जो अपने प्रोसेसर ख़ुद भी डिज़ाइन करती हैं, जैसा कि हवावे का किरिन है, एप्पल का A सीरीज़ का है और सैमसंग का एक्जीनोस है। तो
आपको ये जो कंपनीज़ हैं जो अपने प्रोसेसर खुद डिज़ाइन करती हैं, तो उनका परफॉर्मेंस आपको क्वालकॉम और मीडियाटेक से थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिल सकती है। प्रोसेसर को देखने का जो सबसे आसान तरीका है जनरली वो उसके नंबर से है। मिसाल के तौर पे आप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को कंसिडर कर लें। स्नैपड्रैगन में जनरली 4 सीरीज़ के प्रोसेसर आते हैं, 400 सीरीज़, 600 सीरीज़, 700 सीरीज़ और 800 सीरीज़। 400 सीरीज़ के जो प्रोसेसर हैं वो हमारे पास लो एंड के प्रोसेसर्स हैं, जबकि जो 600 के हैं वो हमारे पास जो लोअर मिड रेंजर्स और मिड रेंज डिवाइसेस के लिए हैं, जबकि जो 700 सीरीज़ के प्रोसेसर हैं जिस तरह स्नैपड्रैगन 710, 712, 720G, 732G, 730, 765G, 768G और इसी तरह 780, ये हमारे पास मिड रेंज और अपर मिड रेंज डिवाइसेस के लिए यूज़ होते हैं। और जो हमारे पास 800 के सीरीज़ के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर हैं वो हमें फ्लैगशिप डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं, जिस तरह के स्नैपड्रैगन का 865 हो गया, 888 हो गया, ये हमें ज़्यादातर फ्लैगशिप डिवाइसेस में ही देखने को मिलती हैं। तो ये जिस तरह नंबर बढ़ता जाएगा उस तरह ही आप इसको जज कर सकते हैं कि ये प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर से ज़्यादा अच्छा है। मसलन स्नैपड्रैगन 720G से 732G ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि उसका नंबर बड़ा है। उसके साथ साथ आपने उसका देखना है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग नोड कितना है, यानी कि वो कौन से प्रोसेस पे बना है, वो 10 नैनोमीटर है, 7 नैनोमीटर है, 8 है, 11 है, 12 है या 14 है। ये जो नैनोमीटर्स होते हैं बेसिकली ये जो प्रोसेसर पे ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसके जो ट्रांजिस्टर्स का हाफ होता है, यानी कि जो डायामीटर होता है उसको हम नैनोमीटर कहते हैं। तो अगर वो जितना नैनोमीटर कम होगा प्रोसेसर की परफॉर्मेंस भी उतनी बढ़ती जाएगी और उसकी जो बैटरी लाइफ और पावर कंजम्पशन है वो भी कम होती जाएगी, यानी कि हमें बैटरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और जो हमारे पास मीडियाटेक के प्रोसेसर्स हैं उनके में सिलेक्शन का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उसके लिए आपको बाकायदा उसके बेंचमार्क्स वगैरह देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो उनकी जो जी सीरीज़ हैं प्रोसेसर्स की उसमें तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रोसेसर फ़लाँ से अच्छा है और फ़लाँ से अच्छा नहीं है। मिसाल के तौर पे G90 है वो G85 से अच्छा है और G80 से अच्छा है, लेकिन जो उसके जो दूसरे प्रोसेसर हैं जिस तरह MT57, 53 समथिंग लाइक दैट, उनमें डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए आपको इंटरनेट पे थोड़ी सी रिसर्च करना होगी और आपको उसके बेंचमार्क्स और सारा कुछ मैनुअली देखना होगा, तो फिर ही आप उसको जज कर सकते हैं, क्योंकि मीडियाटेक के प्रोसेसर्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम मीडियाटेक और क्वालकॉम में देखते हैं कि सबसे अच्छा प्रोसेसर कौन सा है। जनरली हमारे पास जो क्वालकॉम पे प्रोसेसर्स हैं जिनको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर कहते हैं वो मीडियाटेक से ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो क्यों? उनकी वजह ये है कि जो उनकी जो पावर कंजम्पशन है वो भी कम है और वो हीट भी कम होते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ मीडियाटेक के प्रोसेसर ऐसे भी हैं जो कि क्वालकॉम से परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी देते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो हीट ज़्यादा होते हैं और बैटरी लाइफ भी उनकी कम होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो मीडियाटेक का G90T वो स्नैपड्रैगन के 720G से पावरफुल तो ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो पावर कंजप्शन है वो ज़्यादा है और उसमें हीटिंग प्रॉब्लम भी है। तो जो उसको लंबे दौरानी के लिए हमें जो परफॉर्मेंस है वो जनरली स्नैपड्रैगन 720G पे ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू G90T। और जो एप्पल के प्रोसेसर हैं उसको तो आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एप्पल के जो प्रोसेसर्स हैं ए सीरीज़ वो बेस्ट इन क्लास हैं। क्योंकि जब आप एप्पल की डिवाइस ले रहे होंगे तो आपको पता है कि वो जनरली फ्लैगशिप डिवाइसेस होती हैं, तो उसमें आपको परफॉर्मेंस में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। और जो हमारे पास किरिन के प्रोसेसर्स हैं उनको भी आप नंबर्स की बेस पे जज कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे उनके जो 700 सीरीज़ के हैं किरिन 710 है और 710F है, फिर हमारे पास 820 है। तो जिस तरह नंबर बढ़ता जाएगा तो वो प्रोसेसर्स की परफॉर्मेंस और पावर भी बढ़ती जाएगी।
उसी तरह हमारे पास अब एक्जीनस आ जाता है जो सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स में ज़्यादातर देता है। उसमें भी थोड़ी सी समझने में थोड़ी सी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिस तरह मीडियाटेक में, क्योंकि जो एक्जीनस के प्रोसेसर हैं उसमें हमारे पास पिछले साल तक वो जो था नंबर था वो लाइक 99, 25 इस तरह का नंबर होता था, लेकिन इस मरतबा सैमसंग ने उसको चेंज करके 20 एक्जीनस 2100 कर दिए, जो कि हमें S21 सीरीज़ में देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को जानने के लिए भी आपको थोड़ी सी रिसर्च करना होगी, तो आया कि कौन सा एक्जीनस प्रोसेसर अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा। पर जो प्रोसेसर है ना सिर्फ वो आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेगा, बल्कि आपकी कैमरा परफॉर्मेंस पे भी उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उसमें जो इमेज सिग्नल प्रोसेसर होता है जो कि हमारे कैमरा की प्रोसेसिंग में यूज़ होता है वो उतना ही अच्छा होगा। तो वो उसके जो हमारे पास कैमरा के सिग्नल्स होंगे, जो सेंसर की है सेंसर उसको सिग्नल देगा कि भाई इसको प्रोसेस करना है, तो वो उसको उतनी ही अच्छी से प्रोसेस करेगा, तो हमें कैमरा रिजल्ट में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। यही वो वजह है कि अगर दो स्मार्टफोन्स में सेम सेंसर भी लगा हुआ है लेकिन उनका जो प्रोसेसर डिफरेंट है, तो हमें पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कैमरास की। कैमरास की परफॉर्मेंस जनरली हम देखते हैं कि देखा जाता है कि जी मेगापिक्सल्स कितने हैं। मिसाल के तौर पे जी ये इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा है जी, इसमें जी 32 मेगापिक्सल है जी, इसमें 50 मेगापिक्सल है, इसमें 64 है जी, इसमें 108 मेगापिक्सल्स है। तो लोग तो यही समझते हैं कि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल्स उतनी ज़्यादा जी कैमरा की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जो कि बिल्कुल इसके बरक्स है। सम केसेस में होता भी है, लेकिन जनरली जो कैमरा की परफॉर्मेंस है वो मेगापिक्सल्स से हट के बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। उसमें हमारे पास सबसे पहला फैक्टर आ जाता है कि सेंसर है कैसा, यानी कि सेंसर सोनी का है, सैमसंग का है, तो उन दोनों में हमें क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ और भी कंपनी सेंसर बनाती है, जैसे कि ओमनी विजन है, तो उनके सेंसर्स की क्वालिटी में हमें काफ़ी फ़र्क देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ सेंसर का जो साइज़ होता है उस पे भी कैमरा की जो परफॉर्मेंस है और पिक्चर क्वालिटी है वो डिपेंड कर रही होती है। हमारे पास जो जनरली स्मार्टफोन के सेंसर साइज़ होते हैं वो कम होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि हमारे पास जो प्रोफेशनल मिररलेस और DSLR कैमराज होते हैं उनके सेंसर साइज़ बड़े होते हैं। इसलिए हमें उनमें जो DSLR और प्रोफेशनल कैमराज होते हैं उनकी पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू स्मार्टफोन्स। अब जो हमारे पास स्मार्टफोन्स के जो सेंसर्स आते हैं उनमें भी साइज़ का डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पे जो सोनी का सेंसर्स हैं जो हुआवे यूज़ करता है अपनी फ्लैगशिप डिवाइसेस में, वो उनका अपनी कंपनी का सबसे बड़ा सेंसर है 1/1.28 इंचज़, जबकि उसी के कुछ पुराने सेंसर जो कि हमें 1/4 इंच भी देखने को मिलते थे हमें, ठीक। तो उन दोनों सेंसर्स में भी हमें काफ़ी हद तक पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी में फ़र्क देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो हम ये जो मेगापिक्सल्स की बात कर रहे थे कि 64 जी वो 32 से अच्छा होगा या 12 से अच्छा होगा, तो ये बात बिल्कुल भी हर केस में ट्रू नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो जितने भी एप्पल के डिवाइसेस हैं आजकल, iPhone 11 ले लें, 12 ले लें, इन सारों में 12 मेगापिक्सल के कैमरा आते हैं, लेकिन फिर भी वो 108 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल को बीट कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका जो सेंसर होता है वो जो हमारे पास 108 या 64 मेगापिक्सल वाले सेंसर होते हैं उनसे अच्छा होता है, और उसके साथ साथ जो प्रोसेसर होता है उसमें जो इमेज सिग्नल प्रोसेसर होता है वो भी उनसे बेहतर होता है, तो इसलिए भी उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो जाती है कैमरा की। उसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग का एल्गोरिदम होता है वो भी उससे अच्छा होता है, तो हमें परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है। क्योंकि अगर एक कंपनी अपने मिड रेंज या बजट डिवाइसेस में भी अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस वाला ISP और इमेज प्रोसेसिंग का एल्गोरिदम देने लग जाए, तो वो अपनी ही फ्लैगशिप डिवाइसेस की सेल्स को कैनिबलाइज करना शुरू हो जाएगा, जो कि वो कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके फ्लैगशिप डिवाइसेस ना सेल हों, जबकि उनके जो
जो मिड रेंज डिवाइसेस ज़्यादा सेल हों। तो इसलिए भी कंपनीज अपने फ्लैगशिप और मिड रेंज स्मार्टफोन्स के कैमरा के परफॉर्मेंस में फ़र्क रखती हैं। मिसाल के तौर पे अब हम देखते हैं कि OnePlus 9 Pro और जो अभी रिसेंटली अनाउंस किया OnePlus Nord 2, उन दोनों का जो कैमरा सेंसर है वो सेम है, सोनी का जो सेंसर है, लेकिन उन दोनों में हमें कैमरा की परफॉर्मेंस डिफरेंट देखने को मिलेगी काफ़ी हद तक। उसकी वजह यह है कि दोनों स्मार्टफोन में प्रोसेसर का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ISP डिफरेंट हो गया है। और उसके साथ साथ एक डिवाइस है उनकी $1000 की, जबकि दूसरी है हमारे पास $300 to $400 की डिवाइस। तो उस दोनों डिवाइसेस को वो जो OnePlus है वो सेम पिक्चर प्रोसेसिंग एल्गोरिदम नहीं दे सकता, क्योंकि वो कंपनी को नुकसान पहुंचाएगी। तो इस तरह से आपने कैमरा की परफॉर्मेंस को जज करना है कि उसमें जो प्रोसेसर है वो अच्छा है कि नहीं। उसके साथ साथ देखना है कि भाई सेंसर कौन सा है। ये ना हो कि वो जो ये सेंसर तो जी 64 मेगापिक्सल का है, लेकिन उसका जो साइज़ है जी वो बहुत ही कम है, यानी कि जी वो 1/4 इंच है। तो उसकी परफॉर्मेंस उस सेंसर से जो कि 12 मेगापिक्सल है, लेकिन उसका सेंसर साइज़ है वो तकरीबन 1/2 इंच है, तो वो आपको 12 मेगापिक्सल वाले सेंसर से या कैमरा से ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ जो हमारे पास कैमरा की परफॉर्मेंस को जज करने का तरीका है वो है अपर्चर। अपर्चर बेसिकली ये होता है कि वो जो हमारे पास कैमरा का लेंस होता है उसकी ओपनिंग को कहते हैं। जितनी वाइड ओपनिंग होगी उतनी ही हमारे सेंसर पे लाइट ज़्यादा जाएगी, और जितनी सेंसर पे लाइट ज़्यादा जाएगी तो हमारे पास लो लाइट और जो भी पिक्चर क्वालिटी है जिस भी सिनेरियो में वो हमें अच्छी देखने को मिलेगी। और जो हमारे पास अपर्चर साइज़ को मेजर करने का है यूनिट, वो जनरली f में मेजर किए जाते हैं, जैसे f1.8, f1.9, f2.0। तो ये जितना मिसाल के तौर पे f1.4 है ये वाइड अपर्चर है, यानी कि ये अच्छा अपर्चर है उस बजाय के f2 से, क्योंकि f2.0 जो है वो नैरो अपर्चर है, यानी कि उसकी जो ओपनिंग होगी वो कम होगी तो कम लाइट पड़ेगी। तो ये जो अपर्चर है ये भी कैमरा की परफॉर्मेंस पे काफ़ी हद तक मैटर करता है। और अब हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की। तो जो 5वां फैक्टर है वो हमारे पास बैटरी का है। तो बैटरी में जज करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो होगी जी बैटरी की जो कैपेसिटी कितनी है। मिसाल के तौर पे 4500 mAh है या 5000 mAh है या 4000 mAh है। उसके बाद हमें जो हमारे पास प्रोसेसर है वो कौन सा है। अगर तो वो प्रोसेसर का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है मसलन वो 7 नैनोमीटर है, तो वो आपको बैटरी लाइफ अच्छी देगा, बजाय उसके कि जिसके हमारे पास जो प्रोसेसर है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो 12 नैनोमीटर है। तो इससे भी हमें बैटरी लाइफ को जज करने में मदद हासिल हो सकती है। उसके साथ साथ हम बैटरी में चार्जिंग स्पीड को भी कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जो स्मार्टफोन है वो हमारा फ़ोन कितनी फास्ट चार्जिंग या चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। ये जो चार्जिंग स्पीड है जनरली वाट्स में मेजर की जाती है। मिसाल के तौर पे 10 वाट्स, 18 वाट्स, 20 वाट्स, 25 वाट्स और 33 वाट्स, और अब तो 120 वाट्स के भी चार्जर आते हैं स्मार्टफोन में। तो आपने देख लेना है कि आप के लिए कितनी चार्जिंग स्पीड ये सही रहेगी। मिसाल के तौर पे आई थिंक सो कि जनरली जो हमारे पास आजकल मिड रेंज डिवाइसेस आ रहे हैं उनमें भी 33 वाट चार्जिंग आ रही है, तो ये मोर देन इनफ है। हाँ, आपका अगर शौक है तो आप 65 वाट वाले, जिस तरह ओप्पो और रियलमी की डिवाइसेस हैं उनमें 65 वाट आती है, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये थी हमारी स्मार्टफोन्स को ख़रीदने की बाइंग गाइड कि आप कौन से फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए अपना स्मार्टफोन ख़रीदेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर तो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे इस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि अगर आप इन मिसाल के तौर पे स्मार्टफोन ख़रीदने गए हैं तो आपको इन 5 फैक्टर में से किसी एक या 2 पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए तो आप कौन से फैक्टर पे कॉम्प्रोमाइज़
करना पसंद करेंगे। पर्सनली मैं जो हूँ वो डिज़ाइन और बैटरी लाइफ पे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, ना बल्कि परफॉर्मेंस और कैमरा और जो डिस्प्ले हैं इनकी क्वालिटी पे मैं जनरली कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है?